जफर इस्लाम, मैं चाहूंगी इस पर आप रिएक्शन दीजिए। फ्रस्ट्रेशन है शिवसेना का ये कि मर्यादा तक भूल रहे हैं वो भाषा की, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं विधायकों के लिए? देखिए, मैं इस प्रोग्राम में किसी और टॉपिक पे आया हूं, लेकिन चूंकि आपने लाइव प्रोग्राम में ये सवाल पूछा और दिखाया है, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि राजनीति में इस तरह के गैर मर्यादित बयान को कोई भी नहीं सराहेगा और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है उसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। आप अपने ही जो कि आपके गलत काम करने की वजह से वो उन लोगों ने कहा आप मिलते नहीं थे जुलते, जो भी उन लोगों ने कहा उसकी वजह से वो अगर आपसे दूर जा रहे हैं तो आप उनके लिए ऐसा सोचेंगे कि उनकी डेड बॉडी वापस आए और पोस्टमार्टम होगा वहां पर। ये अपने आप में समझ में आता है कि कितना बौखलाहट है उनमें और किस तरह की राजनीति वो करते हैं, उसका नमूना पेश करना पर उन्होंने खुद से पेश किया है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूं इस वक्त, चूंकि प्रोग्राम में दूसरा प्रोग्राम है, उसका जवाब देना चाहता हूं जो हमसे पहले प्रमोद जी ने कहा। मैं आचार्य प्रमोद जी को बताना चाहता हूं कि इस देश ने बड़े बड़े कम्युनल राइट्स देखे हैं और सब आपकी सरकारों में हुई है। आपकी सरकार देश में थी, चाहे वो कोलकाता में हुआ हो, चाहे वो इसमें बिहार में क्या नाम उस जगह का नाम भागलपुर में, या फिर देश के अन्य इलाकों में। इस देश में बराबर से कम्युनल राइट्स ही होते थे और वो कांग्रेस के जमाने में होया करते थे। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ राइट्स ही होया करते थे, मुसलमानों को दबाने के लिए तरीका था। लेकिन अब कम्युनल राइट्स नहीं देखे जाते, इसलिए कि हमारी सरकार जब से आई है उस पर जो है इनके जो लोग काले कारतूत करने वाले लोग जिस तरह की चीज जो प्लानिंग करते थे उनमें लगाम डाल दी है। इसलिए न तो इस तरह के राइट्स होते हैं और न इस तरह के राइट्स होने देते हैं। और जो उस 2002 का राइट्स था उसके बारे में सारे इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। जफर इस्लाम जी, क्योंकि मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि ये बयान उस तरह किस तरीके से आपत्तिजनक है, मुझे इस पर चर्चा करनी होगी। और भी मेहमान हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपके तो साथी हैं, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का हिस्सा आप भी हैं और शिवसेना भी है। ये किस तरह का फ्रस्ट्रेशन है? मतलब पहले तो वो अपने ही थे, पहले आपने कहा सब लौट कर आएंगे, अब उन्हीं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो पूरी तरीके से अमर्यादित है। देखिए शिरीन, पहली बात तो मैंने ये बयान उनका ना सुना है, अभी आपके टेलीविज़न चैनल से मुझे पता चला है। वो मराठी में बयान है, उसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो भी आपके ही संवाददाता ने करके बताया। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये इस तरह सरकार बचे या जाए, सरकार बचनी चाहिए या जान दे कि हम शिवसेना के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ है। कांग्रेस पार्टी जब तक शिवसेना का ये मसला हल नहीं होता है, हम लोग उनका साथ नहीं छोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरह से उस अलायंस की तमाम शर्तों का पालन करेंगे। मगर मैं निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि संजय राउत जी का जो बयान है वो आपत्तिजनक है। स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह के बयानों की कोई ना गुंजाइश है और ना इस तरह के बयान देने चाहिए, क्योंकि संजय राउत जी एक सांसद भी हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा हैं। तो मुझे लगता है कि वो जल्दबाजी में या आवेश में इस तरह की बात कह गए हैं, उन्हें अपने बयान पर जल्दबाजी और आवेश में, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये किसी भी तरीके से ना तो कहा जा सकता है और ना ही इसे कोई भी बर्दाश्त करेगा इस तरीके से। एक बार फिर से सुनते हैं कि संजय राउत ने आखिर कहा क्या है उन बागी विधायकों को लेकर जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्याला डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्याला डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। तो महाराष्ट्र पर संकट है, माना सरकार पर संकट है, लेकिन क्या इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करेंगे संजय राउत, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। प्रदीप जी भी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आप तो सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनीति में आपने देखा राज्यों में सरकारें गिरी, बनी, बिगड़ी, इस तरह के कई बार इस तरह की चीजें सामने आई है, लेकिन क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक पार्टी के प्रवक्ता को करते हुए सुना है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे सीधे हिंसा के लिए उकसाने का प्रयास है। अगर 40 विधायक जो अभी तक आप कह रहे थे कि वो हमारा खून है, हमारे परिवार का हिस्सा है, लौट कर आएंगे,
20 लोगों से 15 लोगों से हम संपर्क में हैं और उन्हीं लोगों के मरने की कल्पना करते हैं, उन्हीं लोगों के पोस्टमार्टम की बात करते हैं। तो ये तो निहायत घटिया सोच है कि अगर हमारा विरोधी है, राजनीतिक विरोधी है, तो उसको जीने का अधिकार नहीं। ये कौन सी राजनीति, किस डेमोक्रेसी में इस तरह की राजनीति? लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि उनके इस बयान पर सभी राजनीतिक दल चुप है। जो पार्टियां सरकार में शामिल हैं, उनके नेताओं को बोलना चाहिए। आचार्य जी ने जो बोला, मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत समझदारी की बात कही है कि डेमोक्रेसी में इस तरह के बयान की, इस तरह के प्रतिक्रिया की जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है। उनका फ्रस्ट्रेशन है, समझ में आ सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन किस हद तक जाएगा? आप लोगों के मरने की कल्पना करेंगे? ये बात आप सोचिए कि जो उनके परिवार के लोग यहाँ हैं, मुंबई में रह रहे हैं, महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं, उनके मन पर क्या गुजर रही है? उनके मन में किस तरह का मानसिक संताप होगा? तो ये इस तरह का बयान देने के बाद मुझे लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी संजय राउत के खिलाफ कोई बयान देती, कोई एक्शन लेती, या जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी ओर से, एनसीपी और कांग्रेस की ओर से कहा जाता कि भाई हम इस तरह के बयान पर आपके साथ नहीं है, सरकार में साथ है, आपकी पॉलिटिकल क्राइसिस में आपके साथ है, लेकिन इस तरह का बयान होगा तो इसका बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।